आज की स्टोरी की एंडिंग बहुत ही डार्क होने वाली है। एक डार्क ट्विस्ट आपके सामने आएगा, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा केस अच्छे से समझ आए। बट समझ आपको ये भी आना चाहिए कि आपके लिए लाइक बटन दबाना कितना ज्यादा जरूरी है। उससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। आपका कुछ नहीं लगेगा उसमें, जस्ट अपनी उंगलियों को लाइक बटन तक लेकर जाइए और दबा दीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर भी छोटी मोटी उंगली लगा ही दें और कमेंट्स में पिक में लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलें। मुझे आपसे एक दो बातें करनी है और सबसे पहली ये कि पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन के ऊपर, जिसमें मैंने एक पर्टिकुलरली इंसिडेंट को डिस्कस किया था, ना ही मैंने उसमें किसी देश को जस्टिफाई किया, ना ही उसमें मैंने किसी देश का सपोर्ट किया। लेकिन बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखने के बाद इतने ज्यादा ऑफेंड हुए कि उन्होंने नीचे कमेंट सेक्शन में एक अलग ही ट्रेंड सा चला दिया। आप देखिए जाकर उस वीडियो का कमेंट सेक्शन, जबकि मैंने उस पूरी वीडियो में कभी भी किसी देश को रिप्रेजेंट नहीं किया। मैंने सिर्फ एक संगठन को बोला था कि एक्चुअल में उन्होंने ये किया है, ये काम किया है, तो ही मैंने बोला, वरना मैं हवा में तो कुछ बनाने से रहा। और अगर मैंने सच्चाई बोल दी तो उसमें से कुछ खास लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए। वो इस चीज को मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ वो लोग कर सकते हैं। इसके बदले उन्होंने मुझे ना जाने क्या क्या कुछ बोलना शुरू कर दिया, जैसे कि कितना पैसा मिला इस वीडियो को बनाने का। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप मेरे अलावा भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते होंगे। आपने उन सभी मोस्टली यूट्यूबर्स की वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो सभी कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप्स वगैरह लेते हैं, पेड प्रमोशन करते हैं। बट आप में से जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये चीज पता होगी कि तकरीबन 2.5-3 सालों से मैंने कोई भी स्पॉन्सरशिप्स नहीं ली हैं। क्यों? मुझे क्या ब्रांड कंपनीज के मेल नहीं आते? बट एक लॉयल्टी होती है आपकी और मेरी, मैं वो लॉयल्टी हमेशा रखना चाहता हूँ। स्पॉन्सरशिप मैटर नहीं करती, स्पॉन्सरशिप मेरे लिए जरूरी नहीं है, पैसा उतना मैटर नहीं करेगा। बट आपका मेरे ऊपर जो विश्वास है, आप किस लिए देखने आते हैं? सिर्फ इसीलिए ताकि आप एक इंसिडेंट को अच्छे से जान पाएं कि वहां एक्चुअल में क्या हुआ था। मेरा कोई इस चीज से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमाना है। इनफैक्ट जो मैं वीडियोस यहाँ अपलोड करता हूँ उनमें से ज्यादातर वीडियोस येलो डॉलर होती हैं, डीमोनेटाइज होती हैं, वो कोई पैसा नहीं कमाती। इनफैक्ट जो पिछली वीडियो थी इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन वाली, खुद भी वो अभी भी डीमोनेटाइज्ड है। और लोग बोल रहे थे उसमें कि मुझे कितना पैसा मिला उस वीडियो को बनाने का। इसके अलावा उन्हीं में से कुछ चुनिंदा लोग तो एक स्टेप और आगे निकल गए और वो मेरे पर्सनली ईमेल पर, पर्सनली इंस्टाग्राम मैसेज पर आकर डेथ थ्रेट्स तक देने लगे। ना सिर्फ यहाँ हमारे इंडिया से बल्कि दूसरी गल्फ कंट्रीज से भी काफी सारे ऐसे डेथ थ्रेट्स आए जिनको मैं यहाँ पर कोई जस्टिफाई नहीं करने वाला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गलत को गलत बोलना सीखें और सही को सही। लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत देश के केरला राज्य में ही जाना पड़ेगा। और समय था सन 2018 की शुरुआत का, जब यहीं पर रहने वाले एक प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय सूरज कुमार, उन्होंने अपने मोबाइल में एक मैच मेकिंग साइट, यानी कि वो एप्लीकेशन जो रिश्ते वगैरह आपस में मैच करती है, मैट्रिमोनियल साइट, उसकी ही एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करी, अपना अकाउंट बनाया, अपनी सारी डिटेल्स डाली कि वो क्या करते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और अपने लिए एक अच्छी लड़की उन्होंने देखना शुरू कर दिया। उसके दूसरी तरफ केरला में ही रहने वाली उत्तरा नाम की लड़की ने भी अपने मोबाइल के अंदर यही एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ था। उन्होंने भी इसके ऊपर अपना अकाउंट बना रखा था। और ना सिर्फ उत्तरा बल्कि उत्तरा के माता पिता भी इंतजार में थे कि कोई अच्छा सा उनको रिश्ता मिल जाए जिससे वो उत्तरा की शादी कर सकें। सूरज की फैमिली की बैकग्राउंड कुछ खास अच्छी नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। यहाँ सूरज के पिता केरला में ही एक ऑटो ड्राइवर, एक ऑटो रिक्शा चला रहे थे और उनकी माता घर पर रहकर ही अपना सारा घर चला रही थी। इसके अलावा सूरज खुद एक प्राइवेट बैंक में प्राइवेट नौकरी कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ उत्तरा, उनकी फैमिली बैकग्राउंड एकदम बहुत ही बढ़िया। बट यहाँ सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत ये थी कि उत्तरा जन्म के साथ ही एक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, जिससे उसके बढ़ने के विकास में भी काफी सारी दिक्कतें आई। उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज हो चुकी थी, काफी सारी चीजें थी जो उसके माइंड से स्किप हो रही थी। उसका जो मेंटली एटमॉस्फेयर था वो थोड़ा बिगड़ा हुआ था, जिस वजह से बेचारी उत्तरा के भी रिश्तों में काफी सारी दिक्कतें आने लगी। लेकिन फाइनली जैसे ही उत्तरा और उसके माता पिता ने मिलकर उत्तरा के लिए उस मैच मेकिंग साइट के ऊपर अकाउंट बनाया और सेम टाइम पर यहाँ दूसरी तरफ सूरज ने भी वो अकाउंट बनाया था अपना, तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच हुए, इन दोनों ने आपस में बातें करनी शुरू करी। उत्तरा के माता पिता यहाँ सूरज से बातें करने लगे और पूछने लगे कि हाँ भाई, आप किस तरीके की लड़की को देख रहे हो। उस टाइम पर उत्तरा की उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल की थी और यहाँ सूरज की उम्र तकरीबन 27 साल की हो चुकी थी। उत्तरा के माता पिता सिर्फ यही देख रहे थे कि बस एक परफेक्ट फैमिली उनको मिल जाए जिसमें हमारी बच्ची एडजस्ट हो सके। उनको पता था कि हमारी बच्ची के अंदर थोड़ी सी डिसेबिलिटीज हैं, थोड़ी सी कमियां हैं, लेकिन उनको ऐसा परिवार चाहिए था जिसके अंदर वो प्रॉपरली एडजस्ट हो सके। सो फाइनली स्टार्टिंग वाली बातें ऑनलाइन होने के बाद दोनों के परिवार वालों ने मिलने का प्लान बनाया। उत्तरा के परिवार उठकर सूरज के घर पर आया, वहां रिश्ता देखा जाकर और सूरज को देखा गया, उसका काम धंधा पूछा गया, इनकी फैमिली बैकग्राउंड देखी गई, सब कुछ
उत्तरा के परिवार वालों को वेल परफेक्ट लगा। दूसरी तरफ सूरज के परिवार वाले भी उठकर उत्तरा के घर पर गए, वहां उनका जाकर फैमिली बैकग्राउंड देखा और सब कुछ अब फाइनल हो चुका था। और फाइनली 2018 का मिड आते आते इन दोनों की शादी भी फिक्स हो चुकी थी और जल्दी ही अब शादी भी होने वाली थी। लेकिन यहाँ उत्तरा के माता पिता को इस बात का भी अच्छे से अंदाजा था कि जब उनकी बेटी की शादी उनको करनी पड़ेगी उस टाइम पर एक बहुत मोटा दहेज भी उनको उत्तरा के साथ उसके पति को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ उनकी बेटी के अंदर कमी थी। इस तरीके की बातें उनके परिवार वालों में उस टाइम पर चल रही थी और उत्तरा के माता पिता ने साफ तौर पर सूरज के माता पिता से पूछ लिया कि आपकी क्या डिमांड्स हैं। बट यहाँ उन्होंने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ मांगा और इस बहुत कुछ के बदले उत्तरा के माता पिता ने इस शादी के अंदर दहेज में सोचकर देखिए आप 72 तोले सोना, एक गाड़ी और 5 लाख रुपए कैश दहेज के रूप में सूरज के माता पिता को दिए। खैर उत्तरा और सूरज की शादी हो चुकी थी। उत्तरा की विदाई होकर वो सूरज के घर पर शिफ्ट हो चुकी थी और आने वाले कुछ ही टाइम बाद उत्तरा प्रेग्नेंट भी हुई और आने वाले शादी के 1 साल के अंदर ही उत्तरा ने एक बेटे को भी जन्म दिया। और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा परिवार एकदम वेल सेटल्ड, एकदम वेल खुश, कोई भी यहाँ इसके अंदर दिक्कत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है इनकी जिंदगी में। बट हम सबको पता है कि बाहर से जो चीज दिखती है वो एक्चुअल में नहीं होती। किसी को नहीं पता कि 4 दीवारी के अंदर क्या हो रहा है और एक्चुअल में जो इस 4 दीवारी के अंदर हो रहा था वो बहुत बहुत ज्यादा डार्क था। 1 साल तक अपनी पत्नी उत्तरा के साथ रहने के बाद सूरज को ये एहसास होने लगा कि नहीं, ये उत्तरा उसके लिए नहीं बनी है और ना ही वो उसके लिए बना है। वो और ज्यादा टाइम अपनी इस पत्नी के साथ नहीं काट सकता। जिसके बाद सूरज के माइंड में सिर्फ ये चलने लगा कि वो किस तरीके से इस उत्तरा का और इस्तेमाल कर सकता है। उसने अपनी पत्नी के लिए ही ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने शुरू कर दिए जिससे ना सिर्फ बेचारी उत्तरा टॉर्चर हो रही थी बल्कि साथ में उत्तरा के माता पिता भी अब बहुत गंदा टॉर्चर होने वाले थे। जी हाँ, उत्तरा के माता पिता के पास सूरज के माता पिता का फोन आया सिर्फ ये कहने के लिए कि हमारे घर का सामान अब से आप लोग भिजवाया करोगे, जो भी हमारे घर की जिम्मेवारी है वो अब आप संभालोगे, कुछ भी तरीके की चीज हमें चाहिए होगी, कुछ भी नीड्स जो इस घर की हैं उन सारी चीजों को आप पूरा करोगे। जैसी ये चीज उत्तरा के माता पिता ने सुनी उनको समझ नहीं आया कि आखिर ये चीज, ये समधी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने तो शादी के अंदर एक बहुत मोटा दहेज दिया था, लेकिन अब ये दहेज सूरज के माता पिता के लिए और सूरज के लिए भी खुद कम पड़ने वाला था। सूरज के माता पिता ने सबसे पहले एक और गाड़ी की डिमांड उत्तरा के माता पिता से करी और सोचकर देखिए उत्तरा के माता पिता ने, अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, उनको मजबूरन एक और गाड़ी सूरज को दिलवानी पड़ी। और उसके बाद तो ऐसी लाइन सी लगा दी, इन्होंने एक लिस्ट बना डाली कि हमें इस चीज के लिए भी पैसा चाहिए, इस चीज के लिए भी पैसा चाहिए। सोचकर देखिए आप, सूरज की बहन की एडमिशन फीस भी उत्तरा के माता पिता द्वारा दी गई ताकि सूरज की बहन आगे पढ़ सके। हर बार सूरज उत्तरा के घर पर कॉल करके सिर्फ यही कहता कि हमें पैसा चाहिए है, अब देखो तुम्हारी बच्ची मेरी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है, वो कहीं जा नहीं सकती, तलाक में उसे दूंगा नहीं तो ऑब्वियसली उसे कोई और तो संभालने से रहा, कोई और उसकी केयर नहीं करेगा, केयर तो मैं ही करूंगा और उसके लिए तुम्हें इतने इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। अब बेचारे उत्तरा के माता पिता भी उनको कब तक पैसा देंगे, एक फाइनल क्लोजर डील तो करनी ही थी। यहाँ पर उत्तरा के माता पिता द्वारा फाइनली सूरज को यह बोला गया कि हम तुम्हारे लिए सारा सामान देंगे और साथ ही 8,000 रुपए महीना भी तुम्हारे पास भिजवाएंगे ताकि तुम उत्तरा के साथ सही से रह सको। लेकिन आप सोचकर देखिए, बेचारी उत्तरा के साथ डेली यहाँ पर उसके साथ फिजिकल टॉर्चर हो रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, डेली उत्तरा के साथ मारपीटाई करते ना सिर्फ सूरज बल्कि उसके माता पिता खुद भी। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही डार्क सच्चाई बताता हूं हमारे भारत देश की, कि बिल्कुल ऐसा ही सेम हाल हमारे देश भारत के ज्यादातर घरों में है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ ज्यादातर घरों में है। ज्यादातर महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, दहेज का शिकार हैं। पता नहीं ये मेंटालिटी आज के टाइम में कब इस दुनिया से जाएगी। खैर, ये जो डील उत्तरा के माता पिता और सूरज के बीच में हुई थी वो 8,000 रुपए वाली, वो भी सूरज के लिए काफी नहीं थी। उतना पैसा भी उन लोगों से लेने के बाद ये सूरज नहीं टिका। इसके माइंड में बस अब यही आ चुका था कि नहीं, वो उत्तरा के साथ और ज्यादा टाइम अपनी जिंदगी का नहीं बिता सकता, उसे किसी ना किसी तरीके से इस उत्तरा से छुटकारा पाना ही होगा। उसको पता था कि अगर वो तलाक के लिए अप्लाई करेगा, तलाक तो बेशक हो जाएगा लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस भी बंधेगा, उसके बाद खर्चा भी देना पड़ेगा और ये सारा कुछ देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि जितना भी उत्तरा के माता पिता ने सूरज को दिया था इसने सारा कुछ उड़ा डाला। सो फाइनली 2019 के मिड तक आते आते ही इस सूरज ने अपने माइंड में प्लान बनाना शुरू कर दिया कि वो किस तरीके से अपनी पत्नी से छुटकारा पा सकता है। वो छुटकारा तो पाना चाह रहा था, लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर वो इस नॉर्मल तरीके से अपनी पत्नी से छुटकारा पाएगा तो ऑब्वियसली पुलिस उसको पकड़ कर ले जाएगी। उसको कोई ऐसा तरीका निकालना था जिससे वो पकड़ा भी ना जाए और उसका अपनी पत्नी से छुटकारा भी छूट जाए। और इसके लिए वो इतना गंदा प्लान
सामने लेकर आया, जिससे ना सिर्फ केरला राज्य बल्कि पूरा भारत देश 2020 में हिल गया था। तब उसने नेट के ऊपर सर्च करना शुरू किया कि आखिर वो किस तरीके से एक परफेक्ट मर्डर को, एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दे सकता है जिससे वो पकड़ा भी ना जाए। तब उसने सर्च करते करते ये पाया सामने कि बहुत सारी ऐसी मौतें हैं जो सांप द्वारा होती हैं। हर साल लाखों लोग सांप से मारे जाते हैं और वो सिर्फ एक्सीडेंट होता है। 99.9% केसेस में सांप एक एक्सीडेंटल केस में ही किसी व्यक्ति को काटता है और उसके मरने से होने वाली मौत को पुलिस भी नेचुरल मानती है। जैसे ही सूरज ने अपने मोबाइल में वो चीज नेट के ऊपर पढ़ी तो उसको समझ आ चुका था कि यार ये तो एक बहुत ही परफेक्ट आइडिया है किसी की भी जान लेने का। अगर मैं एक आंकड़े से बात करूं तो सन 2000 से लेकर सन 2019 तक इन 19 सालों में ही सिर्फ भारत के अंदर 12 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत सांप के काटने से हुई थी। तो यहां जैसे ये आंकड़ा इस सूरज कुमार ने पढ़ा तो उसके कान खड़े हो चुके थे, उसको आइडिया मिल चुका था। ये आइडिया मिलते ही उसने नेट के ऊपर सांपों के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, उसके बारे में वीडियोस देखनी शुरू कर दी कि आखिर कौन सा सांप सबसे घातक होता है, किसका जहर सबसे ज्यादा जल्दी असर करता है, कौन सा ऐसा सांप है जिसके एक बार काटने पर ही किसी भी व्यक्ति का काम हो जाएगा। ना सिर्फ ये वीडियोस देखी बल्कि उसने ये भी देखा कि एक सांप को कैसे हैंडल किया जाता है, उसको खाना पानी कैसे दिया जाता है, उसको कंट्रोल में कैसे रखते हैं। और उसने साथ ही सपेरों की भी वीडियोस देखनी शुरू करी, जो सपेरे अपने साथ सारा दिन 24 घंटे सांप लेकर घूमते हैं। ये सारा कुछ अपना एनालाइज करने के बाद फाइनली सूरज कुमार के सामने रसल वाइपर नाम के इस सांप का फोटो आया। उसको पता चला कि रसल वाइपर एशिया का एक ऐसा सांप है जिससे ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे के पूरे एशिया में ही बहुत ज्यादा लोग इसका शिकार बनते हैं। और इस सांप के जहर की सिर्फ एक बूंद की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो गलती से भी हमारे शरीर के अंदर चली जाए तो हमारा सारा का सारा खून जो लिक्विड स्टेट में अभी पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रहा है ऊपर से नीचे, वो सारा का सारा खून कुछ ही मिनटों में जेली बन जाएगा, इतना गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, वो सारा का सारा खून नसों के अंदर जम जाएगा और बंदे की मौत होना तो लगभग पक्का है, कोई उसे फिर नहीं बचा सकता। ये सारी जानकारी जैसे ही सूरज को नेट से मिली वो पूरा कॉन्फिडेंट हो चुका था कि हाँ भाई, अब उसको सांपों के बारे में पूरी नॉलेज मिल चुकी है, उसको पता लग चुका है कि उसको एक रसल वाइपर नाम के सांप का जुगाड़ करना है किसी भी तरीके से, उसका जहर कैसे इंजेक्ट करवाना है, कैसे उसे कटवाना है, उसने सारा कुछ प्लान अपना बना लिया था अपने माइंड में। तो फाइनली 26 फरवरी 2020 के दिन सूरज ने अपना फोन उठाया और एक सुरेश नाम के बंदे को कॉल किया। एक्चुअल में सुरेश कोई और नहीं बल्कि सांपों का इलीगल तस्कर ही है। ये सुरेश आसपास मौजूद जंगलों में से सांपों को पकड़ कर अपने पास जार में बंद कर करके रखता है और ऐसे किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से काली मार्केट में, ब्लैक मार्केट में सांपों की जरूरत हो तो वो आदमी सुरेश को कॉन्टेक्ट करता है। और यही सूरज ने भी सुरेश से एक रसल वाइपर खरीदने के लिए कांटेक्ट किया था। सुरेश ने फाइनली सूरज को वो जगह बताई जहां पर ये लोग मिलने वाले थे। फाइनली सूरज अपने घर से 10,000 रुपए उठाकर इस सुरेश के पास पहुंचा। उस जार के अंदर रसल वाइपर लेकर सुरेश तैयार था। सुरेश ने 10,000 रुपए इस सूरज से अपने हाथ में लिए और वो जार जिसके अंदर रसल वाइपर सांप अंदर बैंड करके रखा हुआ था, वो जार सीधा इस सूरज को दे दिया। ये जार लेकर सूरज सीधा अपने घर पर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसके हाथ में वो सांप का जार था, लेकिन वो उसने थैले के अंदर डाला हुआ था ऑब्वियसली। लेकिन जैसे वो घर के अंदर घुसा, उसका प्लान था कि वो आने वाले कुछ टाइम में इस सांप का इस्तेमाल करेगा, लेकिन बजाय आने वाले टाइम पर इस्तेमाल करने के उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस सांप का अभी इस्तेमाल करूं। उसने जैसे ही अपने घर का मेन दरवाजा खोला, घर के अंदर घुसा, अंदर जाते उसने देखा कि उतरा तो ऊपर वाले कमरे में है। अगर मैं इस सांप को, जो सीढ़ियां हैं जो नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर तक जाती हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर उतरा भी मौजूद है, अगर मैं इस सांप को इस सीढ़ियों पर बीच में ही कहीं रख दूं और ऊपर से उतरा को आवाज लगाऊं तो उतरा भक्ति नीचे आएगी उससे बात करने के लिए, उससे पूछने के लिए कि हाँ भाई बता क्या हुआ है। तो जैसे ही वो नीचे आएगी, ऑब्वियसली ये सांप बीच में ही सीढ़ियों पर होगा और जैसे ही उतरा का पैर सांप के ऊपर पड़ेगा, सांप उसे अपने आप काट लेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सूरज ने उस जार से सांप को बाहर निकालकर सीढ़ियों के बीच में ही रखा और ऊपर से उतरा को आवाज लगाई कि उतरा मेरा मोबाइल फोन लेकर तुरंत नीचे आओ। जैसी ये चीज उतरा ने सुनी, उतरा ऊपर मोबाइल फोन ढूंढने लग गई। उसका दूसरा मोबाइल फोन ऊपर ही पड़ा हुआ था। उस मोबाइल फोन को उठाकर उतरा बिना कुछ ध्यान दिए नीचे सीढ़ियों में आखिर क्या है वो सीधा आगे देखते हुए सीढ़ियां नीचे उतरने लगी और फाइनली उतरा जैसे ही नीचे उतर रही थी, 20 सीढ़ियों में ही वो सांप भी पड़ा हुआ था। उस सांप के ऊपर जैसे ही उतरा ने अपना पैर रखा, उस सांप ने तुरंत उतरा के पैर के ऊपर काटा और पैर पर काटते ही उतरा मुंह के बल नीचे आकर गिरी। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने तुरंत अपने पति सूरज को आवाज लगाई। सूरज भागते हुए उसके पास गया और वहां जाकर ड्रामे करने लगा कि ओहो हो, सांप घर में घुस आया है, तुमको सांप ने काट लिया है, मैं बहुत डर रहा हूं, मुझे नहीं पता ये सांप कहां से आया, अभी तक तो यहां था नहीं। एक और सेकंड प्लान भी उस टाइम पर सूरज के माइंड में ये था कि अगर वो इस सांप को
पुराने कपड़ों के अंदर रख दे, मतलब कि वो जो धोने वाले कपड़े होते हैं जिनको हम वॉशिंग मशीन में डाल कर रखते हैं, अगर इस सांप को उस वॉशिंग मशीन के अंदर ही रख दे और जैसे ही उत्तरा उस वॉशिंग मशीन में से कपड़ों को निकालने के लिए जाएगी तब भी वो सांप उसको काट लेगा ऑब्वियसली। खैर अब यहाँ सांप बेचारी उत्तरा को वो काट चुका था। अब यहाँ सूरज के माइंड में बस ये चल रहा था कि किसी भी तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा लेट करे उत्तरा को उठाकर डॉक्टर तक लेकर जाने में, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जल्दी से उठाकर उत्तरा को डॉक्टर तक ले गया तो डॉक्टर हो ना हो उत्तरा को बचा ही लेंगे कोई ना कोई दवाई देकर। तो यहाँ पर उसे ये चीज ध्यान में रखनी थी कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा लेट करे अपने ड्रामे कर करके। खैर फाइनली उत्तरा को गाड़ी में डालकर ये सूरज तुरंत ही गाड़ी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जाकर उत्तरा का इलाज करना शुरू किया और इलाज में पूरे के पूरे 52 दिन लगने वाले थे। इन 52 दिनों तक बेचारी उत्तरा हॉस्पिटल में ही एडमिट रही। लेकिन यहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाली मानता हूँ उत्तरा को, क्योंकि रसल वाइपर के काटने से भी अगर कोई बच जाए तो यकीनन वो चमत्कार ही होगा। और यहाँ हमारी उत्तरा उस चीज़ से बच चुकी थी, बिल्कुल मौत को छूकर टक से वो वापस आई। लेकिन 52 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस फिर से उठकर खड़ी होकर चल सके, ठीक से बोल सके, वो भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई थी। खैर 52 दिनों बाद हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ने उत्तरा को छुट्टी दे दी और उत्तरा अब बजाय अपने ससुराल में जाने के उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मायके में कुछ दिन रहकर वहीं पर आराम करूं और जब पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी तब मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। बिल्कुल एक जायज बात है। लेकिन वापस चलिए 52 दिनों पहले, जिस दिन रसल वाइपर ने इस उत्तरा को काटा था और उत्तरा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था सूरज ने, उसके अगले दिन ही यहाँ सूरज इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उसका प्लान काम ही नहीं करा। उस प्लान ने वो चाहता था कि उत्तरा इस जहर से मर जाए, सांप के काटने से मर जाए और वो इसे छुटकारा पा ले। लेकिन यहाँ तो उत्तरा बच चुकी थी और ना सिर्फ बच चुकी थी बल्कि डॉक्टर्स ने सूरज और उसके परिवार वालों को यह भी बोल दिया था कि कुछ आने वाले टाइम में उत्तरा रिकवर कर लेगी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज सुनकर सूरज को बहुत बड़ा झटका लगा कि उसका प्लान फेल हो चुका है और उसने अगले दिन ही सोचकर देखिए हॉस्पिटल में बाहर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल पर कोबरा सर्च करना शुरू कर दिया। जी हाँ, उसने प्लान बना लिया था कि अब की बार वो और भी ज्यादा पावरफुल सांप का इस्तेमाल करेगा अपनी पत्नी को ही टारगेट करने के लिए। उसने सीधा सर्च करना शुरू किया कोबरा के बारे में कि कोबरा आखिर काम कैसे करता है, उसका जहर कितना खतरनाक होता है, उसके डंक मारने के बाद कितनी देर बाद इंसान मर जाता है, उसका जहर कौन सा होता है, वो शरीर के किस अंग पर अटैक करता है। फाइनली उसकी पत्नी को भी अब छुट्टी मिल चुकी थी, वो भी अपने मायके में जाकर आराम से अपना बॉडी को रिकवर करने में लगी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ अपने घर पर मौजूद सूरज ने कोबरा का जुगाड़ करना शुरू कर दिया। फाइनली उसने दोबारा से सुरेश को कॉल किया कि सुरेश मुझे अब की बार कोबरा चाहिए है, और बिल्कुल एक हष्ट पुष्ट कोबरा जिसके अंदर कोई भी बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, चाहे पैसे कितने भी लग जाएं, लेकिन मुझे कोबरा चाहिए है। फाइनली सुरेश ने सूरज को बोल दिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोबरा मिल जाएगा, एक काम करना 22 अप्रैल के दिन मुझसे आकर मिलना। फाइनली 22 अप्रैल 2020 का दिन आया जब सुबह सुबह सूरज अपने घर से बाहर निकला, अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट करके सीधा उस जगह पर गया जहां पर सुरेश ने उसे बुला रखा था वो सांप लेने के लिए। थोड़ी देर बाद सुरेश भी उस जगह पर आया, उसने अपने जार के अंदर वो कोबरा सांप उस जार के अंदर खोल कर दिखाया सूरज को। कोबरा को देखते ही वापस ढक्कन लगाया और पैसे दिए सूरज को। सूरज वहां से वो जार लेकर वापस अपने घर के लिए निकल चुका था, जिसके कुल 2 हफ्तों बाद 2 मई 2020 के दिन सुबह सुबह ये सूरज अपने घर से निकला, अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, उस गाड़ी में ही उसने उस जार को भी रखा जिसके अंदर वो कोबरा मौजूद था। अपनी गाड़ी लेकर वो सीधा उत्तरा के घर पर पहुंचा, यानी कि उत्तरा के मायके में पहुंचा, अपने ससुराल में पहुंचा। ऑब्वियसली ससुराल में पहुंचते उसने गाड़ी वहीं पे पार्क करी, अंदर गया, अंदर जाकर उत्तरा के माता पिता से भी मिला और पूछा कि आखिर उत्तरा अब कैसी है और उसकी तबीयत का अब क्या हाल है, वो रिकवर कर रही है या नहीं कर रही, और अभी उत्तरा है कहाँ पर। उत्तरा के माता पिता ने बताया कि उत्तरा ऊपर है और वो आराम से लेटी हुई है, आराम कर रही है। तभी ये बात सुनकर सीधा सूरज ऊपर की तरफ गया, अंदर दरवाजा खोला जिसके अंदर वो उत्तरा लेटी हुई थी। उत्तरा के साइड में जाकर बैठा, उससे बातें करने लगा कि आखिर अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारे शरीर में अब आराम है या नहीं। अपने पति को सामने देख उत्तरा भी काफी ज्यादा खुश हुई। उसने बताया कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है। वो बात कर रही थी उस टाइम पर सूरज से कि मुझे याद नहीं आ रहा कि एक्चुअल में मुझे सांप ने कब काटा था, मुझे तो बिल्कुल भी माइंड में ही नहीं है कि मैं जब उतर रही थी तब काटा था या फिर नीचे उतरने के बाद काटा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये बातें सुनकर सूरज भी उसकी बातों का जवाब देने लगा। उसको कहा सूरज ने कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ जूस वूस लेकर आता हूँ, मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, चलो वो मैं तुम्हारे लिए लेकर
आता हूँ, एक साथ पियेंगे। जैसे ये बात बोलकर वो बाहर आया, अपनी गाड़ी से वापस उसने जूस वूस निकाला कुछ, उसके साथ उस जूस में उसने नशे की दवाइयां भी मिला रखी थी। और एग्जैक्टली इस टाइम पर उत्तरा के माता पिता इस घर में थे या नहीं थे, इस बात का मुझे क्लियरली पता नहीं है। क्या पता थे या फिर वो बाहर गए थे, अगर थे तो क्या पता उन्होंने देखा नहीं उस टाइम पर कि ये सूरज आखिर कर क्या रहा है। बट यहाँ जो भी हुआ हो, उस टाइम पर सूरज ने वो जूस के गिलास तैयार किए और जूस के गिलास लेकर सीधा वो वापस उत्तरा के कमरे में पहुंचा, एक गिलास उत्तरा को दिया और अपने पति पर विश्वास करते हुए, उसकी अच्छाई पना देखते हुए, उसका ये देखते हुए कि हाँ भाई मेरा पति मेरे लिए जूस लेकर आया है, ये सब फील करते हुए बेचारी उत्तरा ने बिना कुछ सोचे समझे वो जूस का गिलास अपने मुंह से लगाया और सीधा उसको एक ही घूंट में पी चुकी थी। जबकि ये जूस उस टाइम पर इस सूरज ने नहीं पिया, उसने अपना गिलास साइड में ही रखा हुआ था। अब क्योंकि उस जूस के अंदर नशे की दवाई मिलाई गई थी तो ऑब्वियसली ये जूस पीते ही उत्तरा का सिर घूमने लगा। वो जूस का गिलास नीचे रखते ही वापस बेड के ऊपर लेट चुकी थी और वो गहरी नींद में भी जा चुकी थी। ये सूरज किस मेंटालिटी का था, उसका दिमाग कितना भयंकर रूप ले चुका था, इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि इस बार सूरज का प्लान फेल ना हो, इसलिए सूरज ने 7 दिनों पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। जैसे ही वो सांप को अपने पास सुरेश से खरीद कर लेकर आया था, उसके 2 दिनों बाद से ही सूरज ने उस सांप को खाना देना ही बंद कर दिया। ना ही उसको उस जार से बाहर निकाला, ना ही उसको कुछ खाने पीने के लिए दिया, क्योंकि यहां सूरज को इस बात का अंदाजा था कि जब वो इस सांप को जार से बाहर निकालेगा तब वो सांप बहुत ज्यादा गुस्से में भी होगा, उस टाइम पर वो सांप बहुत ज्यादा भूखा भी होगा और उसके सामने जो भी आएगा वो उसको खाने के लिए भागेगा। इस बात का फायदा यहाँ वो उठाने वाला था। जो सांप अभी अपने साथ जार के अंदर डालकर लेकर आया था गाड़ी में रख के, वो सांप पिछले 7 दिनों से भूखा था, उसको जार से बाहर भी नहीं निकाला गया था। खैर शाम होते होते सूरज यहाँ से निकल चुका था, लेकिन उत्तरा अभी भी ऊपर ही थी। बट शाम होते होते उत्तरा के भाई ने ये चीज नोटिस करी कि अभी तक उत्तरा नीचे उतर कर नहीं आई खाना खाने के लिए, वरना वो टाइम से उतर कर आ जाती है। बट आज नहीं आई तो उसने सोचा कि वो ऊपर जाकर देख ले, उसको बुला कर लेकर आए, क्या पता वो अभी तक उठी है या नहीं उठी। तो जैसे ही उत्तरा का भाई ऊपर चढ़कर सीढ़ियां उस कमरे में गया जिसके अंदर ये उत्तरा सो रही थी, उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर उसने देखा कि उत्तरा तो आराम से बेड पर लेटी हुई है, बट उसका पूरा का पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है। जैसे ये चीज उत्तरा के भाई ने देखी, उसने जाकर उत्तरा को जगाना शुरू किया, बट इस टाइम पर उत्तरा बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुकी थी। उत्तरा के भाई ने तुरंत ही चिल्लाना शुरू किया। वो चिल्लाते चिल्लाते नीचे भाग कर आया, अपने माता पिता को बताया कि ऐसे ऐसे उत्तरा की ये हाल हो चुका है। उत्तरा के माता पिता ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, उत्तरा को एम्बुलेंस के अंदर लोड किया गया और पास ही के हॉस्पिटल में ले जाया गया। बट उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन बेचारी उत्तरा ने सुबह सुबह ही दम तोड़ दिया, वो इस दुनिया से जा चुकी थी। अब की बार डॉक्टर्स ने फिर से उत्तरा के माता पिता को बताया कि उत्तरा के हाथ पर हमें सांप के काटने के निशान मिले हैं और इसी सांप के काटने की वजह से उत्तरा की मौत हुई है। लेकिन उत्तरा के माता पिता ने डॉक्टर से बात करी कि नहीं नहीं जनाब, आपको शायद गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो निशान तो पुराने हैं। तकरीबन 2-3 महीनों पहले भी उत्तरा को सांप ने काटा था और हो सकता है आपने वही निशान देख लिए हों। बट यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि नहीं, ये जो निशान अब हमें मिले हैं ये बिल्कुल फ्रेश है और इसी सांप के काटने की वजह से उत्तरा की मौत हुई है। जैसे ये चीज़ उत्तरा के माता पिता ने सुनी, उनको समझ नहीं आया कि अभी 2 महीने पहले ही उत्तरा को एक सांप ने काटा था और अब फिर से ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे। उस टाइम पर तो हमें लगा था कि हो सकता है चलो सांप ने काट लिया हो, गलती से यहाँ काट लिया होगा, बट एक बार फिर से ऐसा कैसे हो गया। ऑब्वियसली यहाँ माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि ऐसे ऐसे उनकी बेटी के साथ हो गया है, 2 महीने में 2 बार उनकी बेटी को सांप ने काट लिया है और अब की बार तो उनकी बेटी इस दुनिया को ही छोड़कर जा चुकी है। अब सांप का मामला था तो पुलिस वाले भी यहाँ क्या करते, लेकिन उनको भी कुछ अजीब लग रहा था सिर्फ ये सोचकर कि 2 महीने में 2 बार एक ही लड़की को सांप कैसे काट सकता है, और वो भी जहरीला, वो भी जानलेवा, ऐसा कैसे हो सकता है। उनको भी थोड़ा बहुत सस्पिशियस लगने लगा। इसीलिए उन्होंने एक स्नेक एक्सपर्ट को बुलाया और सीधा उसको उत्तरा के घर पर लेकर गए और उससे पूछने लगे कि हाँ भाई बता, क्या इस घर के अंदर कोई सांप वाप आ सकता है क्या बाहर से, और वो भी ऊपर वाले फ्लोर तक। तो जैसे ही उस स्नेक एक्सपर्ट ने घर के चारों तरफ घूमकर देखा, घर के अंदर अच्छे से देखा, ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर देखा, उत्तरा का कमरा अच्छे से देखा, तो उसने बताया कि जनाब मैं 1000% श्योर हूं इस बात को लेकर कि सांप इस घर के चारों तरफ से आ सकता है लेकिन इस घर के अंदर नहीं आ सकता और ऊपर वाले फ्लोर
फ्लोर पर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये घर एक तो चारों तरफ से बंद है, दूसरा इसकी जो खिड़कियां हैं वो भी काफी ऊंची ऊंची हैं, जबकि एक सांप अपनी शरीर का तीसरा हिस्सा ही ऊपर हवा में खड़ा कर सकता है। मतलब अगर कोई सांप 3 फुट का है तो वो सिर्फ 1 फुट ही हवा में खड़ा हो सकता है, उससे ज्यादा वो खड़ा नहीं हो सकता। और यहाँ ये जो सीढ़ियां हैं वो काफी ऊंची ऊंची हैं और इतने लंबे सांप इस इलाके में मिलते ही नहीं। और इसके अलावा भी सारी घर की खिड़कियां चारों तरफ से बंद हैं, एसी वगैरह लगे हुए हैं और वो वेंट्स भी चारों तरफ से बंद किए गए हैं। तो इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता कि अपने आप कोई सांप इस घर के अंदर आया हो। दूसरी चीज, ऑटोप्सी के अंदर उत्तरा की जब ऑटोप्सी की गई उसके अंदर बहुत ही चौंका देने वाली पुलिस वालों को मिली, डॉक्टर्स को मिली। जी हाँ, डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को बुलाया और बताया कि जनाब ये जो मार्क्स हैं, जो ये निशान है सांप के काटने के उत्तरा की बॉडी पर, ये कुछ अजीब लगे हमें। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये जो काटा है जिसने, ये कोबरा सांप ने उत्तरा को काटा है। बट कोई भी कोबरा सांप काटता है जब खुद से किसी भी व्यक्ति को, तो उसके दांतों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो तकरीबन 0.6 इंचेस के आसपास का होता है। बट ये जो निशान हमें मिले हैं उत्तरा के हाथ के ऊपर, ये निशान तकरीबन 0.9 इंचेस के हैं। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 0.9 इंचेस का है। तो ये बीच में 0.3 इंचेस का गैप फालतू में कैसे आ गया? तो जब पुलिस वालों ने डॉक्टर से पूछा कि कैसे आ सकता है, तब डॉक्टर्स ने बताया कि ये एक ही तरीका है जिससे दांतों का गैप थोड़ा बढ़ गया है। पुलिस वालों ने पूछा बताओ क्या? तो डॉक्टर्स ने बताया कि जब भी कोई नॉर्मल सांप काटेगा तो वो ऐसे सामने से काटेगा, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति सांप को पकड़कर उसको अपने हाथों से दूसरे व्यक्ति के हाथों पर कटवाएगा तब सांप बहुत बड़ा मुंह खोलता है और उस बड़ा मुंह खुलने से उसके दांत भी थोड़े चौड़े हो जाते हैं और जब वो काटेगा तो उसके निशानों के बीच में भी गैप थोड़ा बड़ा होगा। जैसे ये चीज पुलिस वालों ने सुनी तो उनके कान खड़े हो गए कि ये कैसे हो सकता है, कोई क्यों बेचारी उत्तरा को सांप से कटवाएगा। दूसरी चीज डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को बताई कि जनाब आपने ये चीज नोटिस नहीं करी कि उत्तरा ऊपर सोती हुई मिली। जब उत्तरा का भाई ऊपर उसे जगाने के लिए गया था तब उत्तरा सो रही थी। तो कोई सोते सोते व्यक्ति को सांप क्यों काटेगा? हमने आज तक सिर्फ यही देखा है कि जब तक सांप को छेड़ा नहीं जाए, जब तक सांप को गुस्सा नहीं दिलवाया जाए, जब तक सांप को उकसाया नहीं जाए, तब तक सांप आपको नहीं काटेगा। और ये चीज बिल्कुल सही है। इस चीज के काफी सारे टेस्ट उस टाइम पर पुलिस वालों ने अपने जेल में भी किए। एक असली कोबरा मंगवाया गया, एक नकली हाथ के ऊपर एक मीट का टुकड़ा लगाकर सांप के आगे रखा गया और उसको काफी बार छेड़ने पर भी उस कोबरा सांप ने उस मीट के टुकड़े के ऊपर हमला नहीं किया। जब बहुत ही नाक में दम हो चुका था उस सांप के, तब जाकर उसने उसको काटा। तो यहां पर तो उत्तरा सो रही थी और ऑब्वियसली अगर जगी भी होती तो वो जाकर सांप के साथ क्यों लड़ाई करती? उसका तो पहले ही डर बैठ चुका होगा ना, 2 महीने पहले उसको सांप ने काटा है। तो अब ये सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ इस सांप ने अपने आप बेचारी उत्तरा को काटा हो। जैसे ये चीज़ सुनी पुलिस वाले अब श्योर हो चुके थे कि यहाँ ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर है। उत्तरा के माता पिता से पूछा गया कि आपको किसके ऊपर शक है, तो ऑब्वियसली वो एक ही नाम लेंगे कि उत्तरा के पति से आप जाकर पूछिए, क्या पता उसने कुछ किया हो क्योंकि वही उससे मिलने के लिए आया था। तो जब पुलिस वालों ने इस उत्तरा के पति सूरज को उठाया और उसकी अच्छे से थोड़ी सेवा करके उससे पूछताछ करी तो उसने सारा कुछ उगल दिया। तो उसने सब कुछ पुलिस वालों के सामने उगल दिया कि उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ। तो जैसे ही सूरज कुमार ने बेचारी उत्तरा को वो नशीला जूस पिलाया था और उसके बाद उत्तरा सो चुकी थी, उसके बाद ही यहाँ पहले सूरज ने उस चीज को कंफर्म किया कि क्या उत्तरा सही में सो चुकी है, और बाद में वापस उसने वो जार निकाला अपना वापस गाड़ी से, और जार निकाल कर वो वापस अपने इस कमरे में आया। और कमरे में आते ही पहले प्लान उसका ये था कि वो इस सांप को इस बेड के ऊपर छोड़ देता है और कमरा बंद कर देगा तो सांप अपने आप ही इसको काट लेगा। लेकिन यहाँ उसको अब की बार श्योर होना था कि ये सांप अपने फुल पोटेंशियल के साथ उत्तरा को काटे ताकि अब की बार तो उत्तरा ना बच पाए। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसने एक बहुत ही गंदा यहाँ पर काम किया बेचारी उत्तरा के साथ। उसने सबसे पहले वो जार जैसे ही इस कमरे में लेकर आया, उसने कमरे को अंदर से बंद किया, वो कुंडी लगाई और सीधा बेड के ऊपर आकर साइड में बैठ गया। उत्तरा के जार खोला, जार में अंदर से वो सांप को पकड़कर उसका मुंह बाहर की तरफ निकाला, पूरा सांप जार को साइड में रखा, उसकी पूंछ को पीछे से पकड़कर आगे से सांप का मुंह पकड़ा, सांप के मुंह के ऊपर आगे से अंगूठा लगाकर पीछे की तरफ दबाया ताकि उसका मुंह थोड़ा सा खुल जाए, उसका जबड़ा जो है जिसमें दांत लगे होते हैं डंक वाले दांत, वो आगे की तरफ आ जाए। और जैसे ही उस कोबरा सांप के दांत आगे की तरफ आए, वो दांत सीधा इस सूरज ने पकड़कर उत्तरा के हाथों में लगा दिए। उस टाइम पर जैसे ही इस सांप ने उत्तरा को काटा, उसी टाइम पर उत्तरा की नींद भी खुल गई थी और उत्तरा उस टाइम पर चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन ये जहर
सीधा नर्व्स के ऊपर असर करता है, सीधा न्यूरोटॉक्सिक जहर इसके अंदर होता है और हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। और जब भी कोई जहर नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा उस टाइम पर ना ही तो व्यक्ति कुछ बोल पाएगा, वो बोलना बहुत कुछ चाह रहा होगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, वो हिलना डुलना चाह रहा होगा लेकिन हिल नहीं पाएगा। और यही कुछ यहाँ उत्तरा के साथ भी हो रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, वो देख रही थी सामने कि उसका पति सांप से उसको कटवा रहा है। अगर अब की बार भगवान की कृपा से उत्तरा बच जाती तो लिटरली ये सूरज अब की बार मारा जाता। बट बदकिस्मती से बेचारी उत्तरा मर चुकी थी, वो बयान देने लायक भी नहीं थी। जैसे ही उसके ये बयान पुलिस ने सुने, उनके सारों के कान खड़े हो गए। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जो चीज़ बोल रहा है क्या वो सच में सच है भी या नहीं। इसकी चीज़ को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बयानों के मुताबिक सबसे पहले सुरेश को उठाया गया। जी हाँ, वही सुरेश जिसने पहले वो रसल वाइपर और दोबारा फिर कोबरा स्नेक इसको सप्लाई किया था, पैसों में बेचा था, उस सुरेश को भी उठाया गया। और बाद में सूरज के फ़ोन को भी चेक किया गया जिसके अंदर से उसने अपनी सारी कॉल हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री वगैरह सब कुछ डिलीट किया गया था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आजकल डिलीट हुई चीज़ें भी काफ़ी जल्दी रिकवर कर ली जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें रिकवर की गई जिसमें साफ पता चला कि इन दोनों के बीच में काफ़ी बातें हो रही थी। साथ ही सूरज के माता पिता को भी उठाया गया और उनको भी जेल के अंदर डाला गया। बाद में सुरेश ने कोर्ट में बयान दिया कि मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ सांपों को बेचा था। जो सांपों को बेचने में सजा मिलती है वो आप मुझे दे सकते हैं, वरना मैं आपका सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हूं, मैं इसके खिलाफ आपको गवाही दे सकता हूं। तो यहाँ सुरेश को सरकारी गवाह बनाया गया, सुरेश को माफ़ कर दिया गया और यहाँ उसने सूरज के खिलाफ गवाही भी दी। इस गवाही के बिहाफ पर ही सूरज को एक नहीं बल्कि 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने खुद माना कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। आज तक उन्होंने ऐसा केस कहीं नहीं देखा जिसमें हथियार के तौर पर एक सांप का इस्तेमाल किया गया हो। पुलिस ने उससे मोटिव पूछा कि तू आखिर ऐसा करना क्यों चाह रहा था। तो यहाँ पर सूरज ने बताया कि जनाब, मैं सिर्फ उत्तरा को इसलिए मारना चाह रहा था क्योंकि उसको मारने से पहले मैंने उत्तरा का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था और अगर मैं उत्तरा की जान ले लेता, अगर किसी भी तरीके से उत्तरा मर जाती तो सीधे तौर पर उसके लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिलता। उसके पास जितनी भी ज्वेलरी थी उसको भी बेचकर मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता था। अगर ये मेरा प्लान किसी के सामने नहीं आता तो ऑब्वियसली आज मेरे पास बहुत पैसा होता। ऐसे वर्ड से इस बेवकूफ़ आदमी सूरज के यहाँ सिंपली अगर इन दोनों की नहीं बन रही थी तो ये सूरज उत्तरा के साथ डाइवोर्स भी ले सकता था। बहुत अच्छा ऑप्शन था उसके पास अपनी ज़िंदगी भी आगे बचाने का और बेचारी उत्तरा की भी ज़िंदगी आगे कहीं और सेटल हो जाती। लेकिन नहीं, उसने रास्ता नहीं चुना, उसने इस मर्डर से फ़ायदा उठाने का सोचा। दूसरा, उत्तरा के बच्चे की कस्टडी उत्तरा के माता पिता को दे दी गई। अब बेचारे उत्तरा के माता पिता, उनकी बेटी तो अब रही नहीं इस दुनिया में, उत्तरा के बच्चे के साथ ही उत्तरा की यादों को समेट कर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। खैर, ये केस था यूजिंग ए स्नेक वेनम एज ए वेपन का। आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे पता है हमारे भारत देश के हर दूसरे घर की कहानी यही है कि वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन अपनी आवाज़ उठाना सीखें। आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको गलत बोलना सीखें। बेशक सामने वाला आपकी उस चीज़ को किस तरीके से लेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप उसको गलत बोले। आपकी मदद करने के लिए दुनिया बैठी है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं आपकी कहीं ना कहीं से हेल्प करवा सकता हूं। सो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। यहीं पर मैं इसी तरह की स्टोरीज को रील्स में डालता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट उन सभी लोगों को जिन्होंने बहुत बड़ी बहुत प्यारी प्यारी धमकियाँ दी हैं पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो पिछली वीडियो का शाउट आउट उन सभी को, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है यार, इतने बड़े बड़े कमेंट्स लिखने में कोई हलवा नहीं है, तो इसलिए अब की बार शाउट आउट उनको जाने दो। आप भी कमेंट्स में पिक मी जरूर लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को मैं शाउट आउट दे दूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।